हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमें कंटिन्यू करनी है क्योंकि हमारी क्लास चल रही थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर, जिसमें हमने प्रॉफिट्स तक सारा पढ़ लिया था। तो आज हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं जो लॉस एंड ऑल, परचेज, सेल्स वगैरह जिसमें हमें पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, अब हमारी टर्म है लॉस। तो लॉस तो आप जानते ही हैं, जब बिजनेस में एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएं और इनकम कम हो तो वो पोजीशन हमारी लॉस होती है। लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस। क्या है ये? एक्सेस है एक्सपेंसेस का। जो हमारे एक्सपेंसेस हैं ये एक्सेस हो गए हैं ऑफ ए पीरियड ओवर द रेवेन्यू एंड अदर इनकम, इट डिक्रीज द ओनर्स इक्विटी। इससे ओनर्स इक्विटी डिक्रीज होती है। लॉस आपके बिजनेस को डाउनफॉल की तरफ ले जाता है और आप कहीं ना कहीं ये हमारे परेशानी का सबब होता है। ओके, तो आगे इसके बाद आता है परचेज। परचेज गुड्स खरीदना। लेकिन ध्यान रखना, खरीदते तो हम बहुत सारी चीजें हैं। हम कार भी खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, स्कूटर खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल खरीद रहे हैं, लेकिन हम उसको परचेज की कैटेगरी में नहीं लाएंगे। परचेज की कैटेगरी में हम उस सामान को लाएंगे जिसका हम बिजनेस करते हैं, उसे हम परचेज में लाएंगे। परचेज मींस परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, यानी कि दोबारा बेचने के लिए। भाई हमारा, मान लीजिए हमारा फल सब्जियों का बिजनेस है, तो जो फल सब्जियां हम खरीदेंगे और फिर बेचेंगे भी, उसे बेचने के लिए तो खरीद रहे हैं, दैट्स व्हाई वो हमारे लिए परचेज है, रीसेल के लिए। और रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, यदि हम कुछ बना के बेचते हैं तो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको हम परचेज के कैटेगरी में रखेंगे। जस्ट छोटा सा एग्जांपल, यदि मेरा काम फर्नीचर बनाकर बेचने का है तो मैं लकड़ियां खरीदूंगा, तो जो मैं लकड़ियां खरीदूंगा वो मेरे लिए परचेज है, क्योंकि मैं उससे फर्नीचर बनाऊंगा, तो वो क्या हो गया? रॉ मटेरियल फॉर फर्नीचर ऑफ गुड्स। और कुछ चीजें ऐसी है मैं बनी बनाई लेता हूं और बेच देता हूं, जैसे किताबें, मैंने किताबें खरीदी और बेची, खरीदी बेची, तो वो मेरी परचेज की कैटेगरी में आएगा और परचेज ही वही मेरा गुड्स बिकेगा, उसे हम सेल भी कहेंगे जब बिकेगा। तो अब आता परचेज रिटर्न। भाई हमने परचेज किया, कुछ गुड्स हमें पसंद नहीं आया, गुड्स परचेज मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन से वापस किया जा सकता है। से दे आर डिफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, डिफेक्टिव हो सकते हैं डिफेक्टिव गुड्स, और रिटर्न्ड आर नोन एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। हम इसे परचेज रिटर्न तो कहते ही हैं, लेकिन इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, यानी कि बाहर की तरफ वापसी। ये हमारा परचेज रिटर्न होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स में जो मटेरियल जिसका हम बिजनेस करते हैं जब उसे बेचते हैं तो वो सेल्स होता है। सेल्स मींस सेल्स ऑफ द गुड्स। द टर्म सेल्स इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। इसमें कैश और क्रेडिट दोनों सेल कंप्लीट होती है। ये कस्टमर है, ये शॉप है, शॉप वाला बेच रहा है, जो सामान इसको बेचा गया वो क्या होगा? भाई इसने सामान इसको बेच दिया तो वो सेल्स हो जाएगा। अब मान लीजिए उसको पसंद नहीं आया कस्टमर को, तो क्या करेगा? वो वापस कर देगा, कह देगा जी ये डिफेक्टिव है, पुअर क्वालिटी का है, ये इसको उठा के वापस दे देगा। किसको? बिजनेस को ही, सेलर को ही, शॉपकीपर को वापस कर देगा, तो वो रिटर्न हो जाएगा मेटेरियल। तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न करेंगे। और रिटर्न इनवर्ड, इसी को दो नामों से पुकारा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके बाद आता है ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस कुछ भी सामान जब हम बेचते हैं तो उस बेच करके जो पैसा हमें वापस आता है, या हम सर्विस देते हैं, सर्विस देकर जो हमें पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसको करने से जो हमें पैसा मिला वो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस रेवेन्यू अर्न्ड बाय द एंटरप्राइजेस फॉर इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए जो रेवेन्यू अर्न किया है, एग्जांपल्स आर नेट सेल्स ऑफ द गुड्स, सेल ऑफ द सर्विस, ठीक है, एंड इंटरेस्ट अर्न्ड, कुछ भी, ये हमारी इनकम फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाता है। इसके बाद आता है गुड्स। अब गुड्स किसको कहेंगे? मैंने क्या बताया था? परचेज। परचेज ही हमारा गुड्स होता है ना भाई। जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी सामान को हम बेच रहे हैं, उस सामान को हम खरीदेंगे और खरीद के अपने पास रखेंगे,
खरीद के जिस भी सामान को हम बेचते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं, वो हमारे लिए गुड्स होता है, वही हमारा ट्रेडिंग प्रोडक्ट होता है, वो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो जैसे मान लीजिए हम बुक सेलर हैं, तो जो बुक्स हैं वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए गुड्स है। यदि हम फर्नीचर के हैं, फर्नीचर का हम काम करते हैं, तो जो फर्नीचर है वो हमारे लिए गुड्स है ना। यदि हम सोना बेचते हैं तो सोने की चीजें जो हैं, सोने का जो ऑर्नामेंट्स है, गहने हैं, वो हमारे लिए गुड्स है। तो जिसका भी हम बिजनेस करते हैं वो हमारे लिए गुड्स आता है। गुड्स आर द फिजिकल आइटम, गुड्स वो फिजिकल आइटम है ऑफ द ट्रेड जिसका हम बिजनेस करते हैं, दैट आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड टू बी सोल्ड। या तो वो खरीदा जाता है या फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है बेचने के लिए, वो हमारा गुड्स होता है। अब स्टॉक क्या होता है, तो यही गुड्स जब बच जाता है तो हम उसे कहीं ना कहीं स्टोर तो करके रखेंगे, वो हमारा स्टॉक हो जाता है। स्टॉक यानी कि इसका दूसरा नाम इन्वेंट्री भी है। स्टॉक को ही इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री इज द करंट असेट्स हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल। क्या करते हैं, हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेस। किस लिए हेल्ड करते हैं, पकड़ के क्यों रखते हैं, क्यों स्टोर करके रखते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ सेल, ताकि हम उसे बेच सकें इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, जो हमारा बिजनेस का नॉर्मल काम होता है। फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट in the production of the goods meant for the sale. Stock यानी कि इन्वेंट्री में भी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। भाई जो साल के स्टार्टिंग में हमारे पास बिजनेस में सामान पड़ा हुआ है वो ओपनिंग स्टॉक है, और जो पूरा काम करने के बाद साल के एंड में बचा पड़ा है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते आते हैं। इसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल। भाई ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है, एक्चुअली में हम जब अपना मटेरियल बेचते हैं तो जरूरी नहीं सारा का सारा नगद बेचें, कुछ मटेरियल उधार भी बेचना पड़ता है। तो जो मटेरियल उधार बेचते हैं लोगों को, तो वो लोग जिनके ऊपर उधार पैसा है हमारा, वो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं, जिनसे पैसा हमें मिलेगा। तो उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो वो डेटर्स हो जाता है और एक वो बिल्स रिसीवेबल हो जाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल में, तो ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आया, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स, जो रिसीवेबल, रिसीव नहीं, रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर, या तो हमने माल बेचा या सर्विस दी, उसके अगेंस्ट में जो पैसा मिलना है, और बोथ या फिर दोनों ही हो सकता है इन ऑर्डरिंग कोर्स, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। ट्रेड रिसीवेबल इज द सम टोटल ऑफ डेटर एंड द बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का सम टोटल होता है ये। अब इसमें आता है डेटर्स किसको कहते हैं, जिन लोगों को हम उधार माल बेच देते हैं। डेटर इज द पर्सन, डेटर वो एक पर्सन है या फिर एक कंपनी है, यानी कि एक एंटिटी है, हु ओज अमाउंट ऑफ द एंटरप्राइजेस अगेंस्ट द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर्ड और बोथ, जिसके ऊपर हमारा पैसा उधार रहता है। जिसको हम मटेरियल बेचते हैं तो हमारा मटेरियल उसके ऊपर उधार रहेगा, इसलिए वो बंदा हमारा डेटर्स होगा। तो डेटर्स और एक होता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों को मिला के, यानी कि यू कैन से दैट डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ये डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को जोड़ देंगे तो वो ट्रेड रिसीवेबल हो जाएंगे। ओके, अब इसी तरह से ट्रेड पेबल होता है। ट्रेड पेबल क्या है, ट्रेड पेबल होता है जिनको हमने उधार माल खरीदा। भाई इनको उधार माल बेचा तो इन पे हमारी उधारी चढ़ गई, लेकिन हमने उधार खरीदा भी तो किसी से, जिनसे हमने उधार खरीदा उनका पैसा हमारे ऊपर चढ़ गया, यानी कि हमारे ऊपर कर्ज चढ़ गया, इसलिए वो पेबल है। तो ट्रेड पेबल जो होता है, इट इज द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस टेकन, या आपने सर्विस ली हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। अब इसको भी दो पार्ट में, एक तो क्रेडिटर्स में, एक बिल्स पेबल में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया। क्रेडिटर्स इज अ पर्सन, क्रेडिटर वो पर्सन है, और द या तो वो पर्सन है या फिर एंटरप्राइजेस है, टू हुम एन एंटरप्राइजेस ओव्स द अमाउंट, जिसका पैसा हमारे ऊपर उधार है, अगेंस्ट द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और द सर्विस टेकन, या फिर हमने सर्विस टेकन या दोनों ही काम किए हों। ठीक है, अमाउंट पेबल फॉर द रीजन अदर देन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस, सो नॉट इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। यदि परचेज के अलावा या सर्विस हमने ली उसके अलावा कुछ हमारे ऊपर उधार है, तो हम
उसे क्रेडिटर्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अब बिल्स पेबल क्या आता है? बिल्स पेबल अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन। कई बार क्या होता है कि हमने उधार माल खरीदा, अब उसने हमें मटेरियल बेच दिया, लेकिन हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं। हमने मटेरियल खरीद लिया, पैसे नहीं दे पा रहे, तो हमने कहा भी पैसे कुछ दिन बाद लेना, उधार कर लो। उनका ठीक है उधार कर लेते, लेकिन हमें थोड़ा सा ट्रस्ट कम है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो बिल दे रहे हैं आपको, वो बिल पे आप सिग्नेचर करके हमें वापस कर दो, जब आप पैसे लोगे तब हमसे बिल ले लेना। उसने हमसे ऐसा कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम जाएंगे बिल ले लेंगे तो हमारा बिल उसके पास है, तो वो बिल जो है हमारे लिए बिल्स पेबल है। तो बिल्स पेबल भी, तो इसी तरह से ये क्या हुआ, यानी कि जो ट्रेड पेबल है इसे हम कह सकते हैं क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल इक्वल टू ट्रेड पेबल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये दोनों बन जाते हैं। अब आता है हमारा कॉस्ट। हाँ तो बच्चों कॉस्ट क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, किसी भी कोई भी सामान है उसकी कॉस्ट, इट इज द अमाउंट of expenditure incurred or attributable to the specific article produced or activities। देखिए जब हम कोई मटेरियल बनाते हैं या बेचते हैं तो उसकी एक कुछ टोटल खर्चा करके कॉस्ट बन जाती है। भाई ये तो बन के ही 20 रुपए में तैयार हुआ है, आप बेचेंगे कितने में, अपना प्रॉफिट भी जोड़ेंगे, तो जितने वो बन के तैयार हुआ उसे हम कॉस्ट कहेंगे। इसके बाद आता है वाउचर। अब ये वाउचर क्या होता है भाई, वाउचर जो होता है जब कभी भी हम काम करेंगे बिजनेस के अंदर, तो जो भी बिजनेस के अंदर काम करते हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, तो जो काम करते हैं, जो ट्रांजैक्शन करता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ पेपर वर्किंग करते हैं, वो वाउचर बनाते हैं। जैसे कि देखो जब हम माल बेचेंगे और नगद में माल बेच रहे हैं तो कैश मेमो बना देंगे, उधार में माल बेच रहे हैं तो इनवॉइस बना देंगे, इस तरह से ये हमारे वाउचर्स बनेंगे। तो एन एविडेंस और ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस, जब हमारा कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए जो एविडेंस बनता है वो वाउचर होता है। तो वाउचर इज ऑफ टू टाइप्स, वाउचर दो तरीके का होगा, एक तो होगा सोर्स वाउचर, एक होगा अकाउंटिंग वाउचर। ओके, तो सोर्स वाउचर क्या कहता है, इट इज एन एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस है। फॉर एग्जांपल कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट्स एक्सेट्रा। इसके बाद कहता है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर कहता है इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द सोर्स वाउचर, ये फ्रॉम द सोर्स वाउचर, ये बनाया जाता है, इन वाउचर से ये बनाया जाता है। तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोर्स वाउचर शोइंग द अकाउंट हेड, जिसमें क्या दिखाया जाता है, अकाउंट हेड्स कि वो डेबिटेड है एंड क्रेडिटेड, जिसमें डेबिट किया गया या क्रेडिट किया गया। फॉर एग्जांपल इनवॉइस, पे इन स्लिप, चेक्स, ये हमारे वाउचर्स के एग्जांपल्स हैं। तो अब हम जो बनाएंगे, मेनली आप इतना समझो कि जो वाउचर है, जब हम कोई भी काम करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ होगा। आप जब माल बेचेंगे तो उसे बिल बना के देंगे, जब आप माल खरीदेंगे तो उससे बिल लेंगे, तो वो हमारा वाउचर्स होते हैं जिन्हें हम ट्रांजैक्शन के साथ साथ बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों ये आता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट तो सबको जानते हैं, लेडीज सबसे ज्यादा जानती हैं भाई, क्योंकि लेडीज जब भी कोई काम करती है तो बार्गेनिंग तो करती है, वो बार्गेनिंग करती है मतलब डिस्काउंट मांगती हैं। तो इट इज रिडक्शन, इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स, ये गुड्स के प्राइस में रिडक्शन है। फॉर और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू अ कस्टमर बाय द एंटरप्राइजेस, जब हम कस्टमर को मटेरियल देते हैं तो वो हमसे डिस्काउंट मांगता है, कई बार हम खरीद के लाते हैं हम डिस्काउंट, तो किसी भी तरह से प्राइस की जो रिडक्शन आता है उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक आता है ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट, एक रिबेट। अब बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। एक्चुअली में क्या है, 100 रुपए का मटेरियल है, हमने पहले से इसमें 100 रुपए जोड़ के इसकी कीमत रख दी 200 रुपए, और अब सबसे कह रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ 50% की सेल ले जाओ, 50%। अब क्या हो, उस पर मैंने पहले से ही प्राइस 200 लिखा हुआ है, अब वो कहेगा कि जी 200 का नहीं है, आपको 100 का मिलेगा। अरे भाई वो तो 100 का था ही पहले,
हमने डिस्काउंट भी दे दिया, उसको भी खुश कर दिया। क्यों? इसकी हम रिकॉर्ड भी इस वैल्यू पर रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, रिकॉर्ड हम उसी पर करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी शो नहीं होता, ये हमेशा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा बाय वन गेट वन फ्री या 50% डिस्काउंट, ऐसी कई सारी चीजें आपको मार्केट में मिलती होंगी। ये क्या है? ये ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस, ये भी प्राइस में रिडक्शन है बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। कि अगर आप, कई बार होता ना, अगर आप कहते ना बाय वन गेट वन फ्री, तो भाई आपको दो तो खरीदनी पड़ेगी। वो एक्चुअली में क्या है भाई, 100 रुपए का तो मैं एक लेते हैं, अब तुम्हें कह दिया जी देखो आपको 50% डिस्काउंट है, 200 रुपए में दो मिलेंगे, तो आपने उसके एक की जगह दो बेच दिया आपको, तो उल्टा ऐसा कर देते हैं। तो अगर आप एक सर्टेन क्वांटिटी खरीदेंगे या सर्टेन वैल्यू का सामान खरीदेंगे तब ये डिस्काउंट आपका ऑफर है। सेल्स आर रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू, लेकिन सेल जो रिकॉर्ड की जाएगी वो हमेशा नेट वैल्यू पर, यानी कि इस पर ही रिकॉर्ड की जाएगी। सेल्स ट्रेड डिस्काउंट सिमिलरली परचेज आर रिकॉर्डेड बाय द परचेजर एट द नेट वैल्यू, और परचेज में भी ट्रेड डिस्काउंट आता है। अच्छा जी, अब आती है इसके बाद कैश डिस्काउंट। अब हम कैश डिस्काउंट पे आते हैं। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है भाई, ट्रेड डिस्काउंट तो काट के फेंक दिया, उसको तो कहीं शो नहीं किया। ट्रेड डिस्काउंट का अगर देखो, ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश, यदि तुम पैसे आज ही दे दोगे तो मैं तुम्हें और डिस्काउंट दे दूंगा। कई बार उधार बिक रहा होता है, तो ये इसलिए था ताकि कस्टमर हमारा पेमेंट टाइमली कर दे। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो किस लिए होता है अलाउड? ताकि टाइमली पेमेंट मिल जाए ऑफ द ड्यू अमाउंट। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी, ये पार्टी के लिए एक्सपेंस होता है। अलाउिंग द डिस्काउंट एंड इनकम फॉर द पार्टी receiving cash discount, it is recorded in the books of accounts of both purchaser and seller। भाई मैंने क्या कहा कि अगर तुम मुझे पैसा दे, अभी पैसा मेरा आज दे दोगे तो मैं 2% डिस्काउंट और दे दूंगा, यानी कि पैसा कैश में दे रहे हो तो मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मेरे लिए तो खर्चा है और उसके लिए वो इनकम है, तो उसको तो फायदा हो गया। तो इसीलिए दोनों की बुक्स में ये रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद आता रिबेट। रिबेट क्या होता है? ये बेचने के बाद, ये भी डिस्काउंट ही है, लेकिन बेचने के बाद। मान लीजिए पुअर क्वालिटी का सामान था, थोड़ा हमारा चला गया पुअर क्वालिटी का, अब वो सेलर कह रहा है कि ये तो माल अच्छा नहीं है, मैं तो वापस भेजूंगा, ये वो सब। हमने कहा क्यों टेंशन ले रहे हो, एक काम करते हैं इसके थोड़ा सा प्राइस कम कर देते हैं, आप रख लो, चला लो, काम चल जाएगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है चला लेंगे, फिर तो प्राइस कम कर दिया। तो जो डिस्काउंट हमने उन्हें ऑफर किया अब उसे रिबेट कहेंगे, सेल के बाद का। तो रिबेट इज द डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू द परचेजर, इट इज अलाउड आफ्टर द सेल। ये सेल के बाद, आफ्टर द सेल हैज बीन मेड, सेल जब हो जाएगी उसके बाद इसको रिबेट कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिस्काउंट अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर बोथ सेलर एंड परचेजर, दोनों के में रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, तो आगे आते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स बड़ी आसान चीज है। बैड डेट्स जो होता है जब हमारा पैसा डूब जाता है। भाई हमने मटेरियल बेचा, भाई किस किस को बेचें किसको ना बेचे, कोई विश्वास थोड़ी ना है सब पे। अब तो क्या, जब उधार दे रहे हैं तो कई लोगों को देना भी पड़ता है। तो कहते हैं ना, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा अच्छा आदमी है। तो हमने जो मटेरियल बेचा और उस पे पैसे उधार है, लेकिन वो बंदा किसी से मर गया, भाग गया या बीमार होके मर गया, तो कैसे करें, पैसा डूब जाता है, तो उसे हम बैड डेट्स कहते हैं, यानी कि बुरे डेट। बैड डेट्स इज द अमाउंट ओव्ड टू द बिजनेस that is written off because of the becoming irrecoverable। ये irrecoverable हो गया, अब ये रिकवर नहीं हो सकता। इट इज ए लॉस फॉर द बिजनेस, ये बिजनेस के लिए लॉस होता है। अब आती है एक लास्ट, बैलेंस शीट। देखिए जो बैलेंस शीट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के अंदर। सब तुमने बैलेंस शीट कई बार सुना होगा। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हमारे बिजनेस की पोजीशन को शो करती है कि बिजनेस की पोजीशन एग्जैक्टली है क्या, बिजनेस के पास क्या क्या है और क्या उसके ऊपर कर्जा है। तो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। ये फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट है फॉर इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेस एट अ गिवन डेट, विच एग्जिबिट्स
इट्स असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रिजर्व एंड अदर अकाउंट्स बैलेंसेस एट देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेट्स में आते हैं। तो असेट्स में सारी असेट लिखेंगे, कैश है कितना, बैंक बैलेंस कितना है, कितना डेटर्स है, कितना स्टॉक है, लैंड है हमारे पास, फर्नीचर वगैरह जो जितना है उसकी वैल्यू हमने यहाँ शो कर दी कि भाई ये सब चीजें हमारे पास इतने इतने रुपए की हैं और टोटल ये आ गया। उसी तरह से लायबिलिटी, यहाँ पे हमारी कैपिटल आ गई, ये क्रेडिटर्स आ गए, ये जनरल रिजर्व आ गया यानी कि गुल्लक आ गया, इन सबको जोड़ के यहाँ आ गया और ये हमेशा बराबर होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये बैलेंस शीट है, ये एक पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है। ओके, इसके बाद आती है बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू क्या चीज है, किसी भी सामान की जो भी बुक में लिखी हुई वैल्यू से बुक वैल्यू कहेंगे। क्या होता है कि हम जब खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कार खरीदी 5 लाख रुपए की, अब उसकी वैल्यू धीरे धीरे हर साल थोड़ी थोड़ी घटेगी, तो हम हर साल थोड़ी थोड़ी डिक्रीज करते जाएंगे और जितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है उस पे के बाद उसे जिस वैल्यू पे बुक्स में लिखा जा रहा है उसे हम बुक वैल्यू कहेंगे। दिस इज द अमाउंट एट विच एन आइटम एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जिस वैल्यू पर बुक्स में दिखाया गया है उसे हम बुक वैल्यू कहेंगे। चलिए तो बच्चों आज यहां तक का हम खत्म करते हैं। इस बात 2-4 और भी बची हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में हम खत्म कर देंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तब तक आप ये सारी टर्म्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।